नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज उत्तराखंड समेत पूरा देश सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के घंटाघर पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया। घंटाघर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से लेकर चीड़ बाग तक कई पद यात्रा राज्य के सभी जिलों में 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। रन फॉर यूनिटी इसको एक सूत्र में पिरोया गया। 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के अंदर मिलाया गया। वो निश्चित रूप से हमारी भारत की प्रगति में, आधुनिक भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे युवा जाने, नौजवान जाने, छात्र जाने और पूरे देश के अंदर आज प्रदेश के अंदर ये आज दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ जगह जगह नौजवानों में, युवाओं में सरदार पटेल के आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, बहुत ऊर्जा है। आपको बताते चलें, इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। भारी संख्या में छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। आज उत्तराखंड समेत पूरा देश सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के घंटाघर पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया। घंटाघर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से लेकर चीड़ बाग तक गई पद यात्रा राज्य के सभी जिलों में 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। रन फॉर यूनिटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के तहत कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। यह मुख्यमंत्री धामी का बिहार का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 2 जनसभाओं को संबोधित कर एक रोड शो में भी शामिल हो चुके हैं। बिहार चुनाव में प्रचार कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नक्सलवाद और जंगल राज से मुक्त हुआ है। इसको एक सूत्र में पिरोया गया। 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के अंदर मिलाया गया। वो निश्चित रूप से हमारी भारत की प्रगति में, आधुनिक भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे युवा जाने, नौजवान जाने, छात्र जाने और पूरे देश के अंदर आज प्रदेश के अंदर ये आज दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ जगह जगह नौजवानों में, युवाओं में सरदार पटेल के आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, बहुत ऊर्जा है। एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अब भाजपा पदाधिकारियों की फील्ड एक्टिविटी शुरू होने वाली है। इस नई कार्यकारिणी बनने के बाद पार्टी ने अब बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारियों के दौरे तय किए जा रहे हैं। भाजपा का फोकस इस बार बूथ मैनेजमेंट और जनसंपर्क अभियान पर है। पार्टी चाहती है कि हर मंडल, हर शक्ति केंद्र और हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय रहें। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भाजपा कई कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर रही है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा, 2027 का चुनाव पार्टी के लिए अहम है क्योंकि हर कार्यक्रम कहीं न कहीं चुनावी रणनीति से जुड़ा होता है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करना और संगठन को मजबूत करना पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर बैठकों की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर से करेंगे। प्रदेश के सभी 304 मंडलों में पदाधिकारी जाकर बैठकों के माध्यम से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे। तो 2027 का चुनाव हमारे लिए बड़ा प्रमुख है, प्रदेश का चुनाव है। तो
पार्टी जितने भी कार्यक्रम करती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, वो कहीं न कहीं चुनाव से जुड़ा होता ही है, क्योंकि आप जब कार्यक्रम करते हैं, तो आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं। तो जब उनसे संवाद और संपर्क करेंगे, तो उनको कैसे हम पार्टी में लगातार उन्हें जोड़े रखें, उनको अपने साथ बनाए रखें, ये पार्टी का उद्देश्य रहता है। तो वो तो है ही, लेकिन चुनाव के स्थिति में और संगठन के स्थिति में हमारे हर मंडल में बैठकें होने जा रही हैं, और वो बैठकों की शुरुआत हमारे अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी द्वारा की जा रही है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में 1 नवंबर से 11 नवंबर तक राज्य सरकार विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। राज्य में आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष भी इन चर्चाओं में कुछ विषयों पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के सवाल भाजपा के लिए चिंता का विषय तो जनता के लिए चिंतन का विषय बन गए हैं। बाल्यावस्था से युवावस्था के सफर में उत्तराखंड ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अब जरूरत है कि राज्य को विकास की राह पर तेज गति से दौड़ाया जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 25 साल के जश्न को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। माहरा का कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने राज्य को भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के दलदल में धकेल दिया है। ऐसे में ये जनता के बीच कौन सी उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं? भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस अब निचले दर्जे की राजनीति पर उतर आई है। राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, तो विपक्ष को उसमें क्या परेशानी है? इसका जवाब स्वयं विपक्ष के पास भी नहीं है। भाजपा नेत्री ने कहा कि हर राज्यवासी खुश है, लेकिन विपक्ष को परेशानी इसी बात की है कि उसके पास राजनीति करने के लिए मुद्दे नहीं हैं। मुझे लगता है कि राज्य स्थापना दिवस के जो कार्यक्रम हैं, हम सबके सामने जो आए हैं, वो है कि हमारे जितने भी विभाग हैं, उसके जो मंत्री हैं, वो और वरिष्ठतम जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, वो हर जिले में, हर जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो इन 25 सालों में जब अटल जी ने हमें ये प्रदेश दिया और आज मोदी जी और धामी जी इसको संवार रहे हैं, तो आज उत्तराखंड कहाँ खड़ा है, कितना विकास हमने किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, रेलवेज में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में अगर हमने देखा हो, या सोशल सेक्टर में अगर हम देखें। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की जाएगी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के लिए आंदोलन में शामिल रहे लोगों को सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारी के रूप में पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इन्हें पेंशन, निःशुल्क बस यात्रा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि अब भी कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो चिन्हीकरण प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। इन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों को पहचानने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब सरकार चिन्हीकरण दोबारा शुरू करने जा रही है। फिलहाल राज्य में करीब 8,000 आंदोलनकारी चिन्हित किए जा चुके हैं। इसी बीच राज्य आंदोलनकारी परिषद ने भी सरकार को कई सुझाव भेजे हैं। परिषद ने मांग की है कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जल्द शुरू की जाए। आपको बता दें, हालांकि अभी भी कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो चिन्हीकरण प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। इन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों को पहचानने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब सरकार चिन्हीकरण दोबारा शुरू करने जा रही है। फिलहाल राज्य में करीब 8,000 आंदोलनकारी चिन्हित किए जा चुके हैं। इन्हें पेंशन, निःशुल्क बस यात्रा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे लोगों को पहचानने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब सरकार चिन्हीकरण दोबारा शुरू करने जा रही है। फिलहाल राज्य में करीब 8,000 आंदोलनकारी चिन्हित किए जा चुके हैं। देखिए, ये तकरीबन जो है मोटी मोटी संख्या 8,000 के आसपास है। इसमें सरकारी सेवा में भी जो आंदोलनकारी हैं, काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि जो है अब चूँकि बहुत दिनों से ये मांग थी आंदोलनकारियों की तरफ से कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पात्र लोग छूट गए हैं। कई लोगों ने उस समय जो है अपना आवेदन नहीं किया, तो इस वजह से जो है वो चिन्हीकरण के दायरे में नहीं आए।
तो मेरा प्रयास ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये विभाग मेरे को दिया था तो मेरा प्रयास ये रहा है कि शुरू से एक बार चिन्हीकरण खुल जाए तो हमने वो लोगों ने कल हम जो है शासन में बैठे थे जिस पर जो उनकी प्रमुख मांगे हैं जैसे आपका जो है मानदेय की वृद्धि का मामला है तो उस पर भी विचार हुआ और आपका जो चिन्हीकरण वाला मसला है उस पर कुछ ऐसा है दोहरी पेंशन का मसला भी है कुछ जैसे हमारे पूर्व सैनिक हैं तो उनको ये वाली पेंशन नहीं मिल पा रही है तो वो भी एक मसला है कि वो कैसे सम्मान पेंशन उनको जो देने का काम हो। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष से पूरे हो गए हैं। इस साल राज्य का स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के मौके पर मनाया जा रहा है। इन 25 सालों में उत्तराखंड ने कई सारी उपलब्धियां भी हासिल की तो उसके साथ ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में भी जज की तरह अभी भी बनी हुई जस की तस बनी हुई है और प्रदेश के लिए अभी भी कई बड़ी चुनौती सामने है। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि इन 25 सालों में उत्तराखंड में कई सारे विकास कार्य हुए हैं। उसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। जो परिकल्पना उत्तराखंड आंदोलन के समय राज्य को लेकर की गई थी उस अनुरूप लगातार कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस साल राज्य का स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के मौके पर मनाया जा रहा है। इन 25 सालों में उत्तराखंड ने कई सारी उपलब्धियां भी हासिल की तो उसके साथ ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां जस की तस बनी हुई हैं और प्रदेश के लिए अभी भी कई बड़ी चुनौती सामने है। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि इन 25 सालों में उत्तराखंड में कई सारे विकास कार्य हुए हैं। उसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। जो परिकल्पना उत्तराखंड आंदोलन के समय राज्य को लेकर की गई थी उस अनुरूप लगातार कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड देवभूमि वासियों को कि बहुत बड़ी सौभाग्य है कि आज हम गांव-गांव में घर-घर में अपन विकास बनाना छो और हमारा मंत्री विधायक हमारा सब जनप्रतिनिधि अपना क्षेत्र में छी। तो मैं सभी को देवभूमि वासियों को विकास और बग्वाल पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। साथ ही में हमारा जो परम सौभाग्य है उत्तराखंड जो स्थापना दिवस है उसकी रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और संस्कृति साहित्य कला परिषद संस्कृति विभाग के द्वारा अनेकों जो सांस्कृतिक हमारी जो एक हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक दैवीय संस्कृति है उस संस्कृति को हम पूरा प्रसारित करने के लिए अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों के बीच में रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए सरोवर नगरी नैनीताल में सड़क सुधार और सौंदर्यीकरण के कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राजभवन मार्ग जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा उस सड़क पाटने मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इसी मार्ग से राष्ट्रपति डीएसबी कॉलेज भी जाएंगी जहां वे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। शहर के प्रमुख मार्गों पर पेयजल विद्युत व्यवस्था और रंग रोगन का कार्य भी अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 31 अक्टूबर तक सभी प्रमुख मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्थानीय लोग आशा जता रहे हैं कि वीवीआईपी मार्गों के साथ साथ आम जनता के रास्तों का भी जल्द सुधार हो ताकि शहर की सूरत स्थायी रूप से निखर सके। आपको बताते चलें राजभवन मार्ग जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा सड़क पाटने मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इसी मार्ग से राष्ट्रपति डीएसबी कॉलेज भी जाएंगी जहां वे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए सरोवर नगरी नैनीताल में सड़क सुधार और सौंदर्यीकरण के कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राजभवन मार्ग जहाँ से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा सड़क को पाटने और मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है। इसी मार्ग से राष्ट्रपति डीएसबी कॉलेज जाएंगी जहां वे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। शहर के प्रमुख मार्गों पर पेयजल विद्युत व्यवस्था और रंग रोगन का कार्य भी अंतिम चरणों में है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 31 अक्टूबर तक सभी प्रमुख मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्थानीय लोग आशा जता रहे हैं कि वीवीआईपी मार्गों के साथ साथ आम जनता के रास्तों का भी जल्द सुधार हो ताकि शहर की सूरत स्थायी रूप से निखर सके।
उत्तराखंड इस वर्ष रजत जयंती वर्ष मना रहा है। वहीं इस दौरान 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक कई कार्यक्रम रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के बीच में राजधानी देहरादून में 2 वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। एक महामहिम राष्ट्रपति का जो विशेष सत्र के अवसर पर राजधानी देहरादून के विधानसभा पहुंचने वाली है, जबकि दूसरा राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को प्रधानमंत्री का रहने वाला है। रजत जयंती के अवसर पर ट्रैफिक संचालन भी बाधित न हो, इसके लिए एसपी ट्रैफिक देहरादून लोकजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जो ट्रैफिक संचालन, पार्किंग व्यवस्था और अन्य ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। गौरतलब है कि रजत जयंती के अवसर पर किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां शुरुआती दौर में ही की जा रही हैं। अब इन 11 दिनों में किस तरह पुलिस विभाग इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन में भागीदारी निभाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जो भी हमारे और जो वीआईपी प्रोग्राम्स रहेंगे या लॉ एंड ऑर्डर के प्रोग्राम्स रहेंगे, उसके लिए भी जो है फोर्स थाने पर छोड़ा गया है, ताकि इन केस में अगर कोई इमरजेंसी ड्यूटी आती है, येलो ड्यूटी आती है, तो उसको भी तत्काल रूप से उसका भी निस्तारण कर लिया जाए। फिर आगे जो तकरीबन अभी डेट जो है अभी वो फाइनल होना बाकी है। अभी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी की भी विजिट प्रस्तावित है, उसके लिए भी तैयारी लगभग हमारी पूर्ण कर ली गई है। जहाँ उनका प्रोग्राम स्थल है, उसके बाद जो भी हेलीपैड रहेगा, रूट ड्यूटी रहेगी, उसमें भी संबंधित एक एक पॉइंट पर या रूफटॉप मान लें उसको, तो उसमें भी ड्यूटी लगा दी गई है। और ये इंश्योर किया जाएगा कि बिल्कुल सुरक्षा जो है चाक चौबंद रहे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह फ्लीट के मूवमेंट या प्रोग्राम के दौरान ना हो। कैबिनेट की बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालन में आ रही समस्या को देखते हुए फीड सब्सिडी की बात रखी थी, जिसके बाद कैबिनेट से इसे पास कर दिया गया था। अब इसको लेकर जीओबी जारी कर दिया गया है, जिसका लाभ जल्द ही कुक्कुट पालकों को मिलने लगेगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसको लेकर कहा कि इसके तहत राज्य के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को फीड सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें कुक्कुट पालन में बढ़ते फीड मूल्य ट्रांसपोर्ट से राहत मिल सके और कुक्कुट पालन पर्वतीय जिलों में रोजगार का बेहतर माध्यम बन सके। हमारे सरकार की कोशिश यही है कि जितने हमारे पशुपालक हैं, कुक्कुट पालक हैं, मत्स्य पालक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उनकी आय दुगनी हो, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं सरकार आपके द्वार जो हमारा प्रोग्राम है विभाग का, जिसमें मैं छोटे कुक्कुट पालक और मत्स्य पालक के घर पे जाता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, तो मुझे काफ़ी जिलों में जब मैं उनके से मिला तो उनकी एक समस्या बड़ी थी कि जो उनको फीड थी वो बहुत महंगी पड़ती थी तराई के सापेक्ष, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनको काफ़ी देना पड़ता था। तो हमने कैबिनेट से उनको रिलीफ देने के लिए एक स्वीकृति कराई है पॉलिसी, जिसमें 10 रुपये की फीड सब्सिडी पर्वतीय जिलों को, जो लोग पर्वतीय जिले में कुक्कुट पालन का काम कर रहे हैं, उनको दी जाएगी। उसका जीओ भी हो गया है। मुझे बहुत जल्द जो पर्वतीय समाज में, पर्वतीय जिलों में जो लोग कुक्कुट का काम कर रहे हैं, उनको ये सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। खबर गदरपुर क्षेत्र से है, जहां सरकारी धान खरीद केंद्रों पर भारी घोटाले का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने एक प्रेस वार्ता के दौरान लगाया है। उनका कहना है कि सरकारी केंद्रों पर किसानों ने धान न खरीदकर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। प्रदेश सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गदनपुर के मदनपुर में बने धान खरीद केंद्रों पर किसानों की फसल नहीं ली जा रही है, जिससे किसान हताश और परेशान हैं। क्षेत्र के धान खरीद केंद्रों पर बड़ा घोटाला चल रहा है। इन केंद्रों को एक निर्धारित लक्ष्य दिया गया था, लेकिन किसानों का धान खरीदने की जगह ये लोग आड़तियों से सांठगांठ करके और बाहर से कम दाम का धान खरीदकर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसान बहुत परेशान हैं। बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड की डेमोग्राफिक में बेहिसाब बदलाव देखने को मिला है। साथ ही कुछ वक्त से धर्मांतरण के मामले भी निकलकर सामने आए हैं। ज़्यादातर मामले देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र से सामने आए। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बिना जिलाधिकारी के संज्ञान के धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता और जबरन धर्मांतरण के लिए प्रदेश में कानून भी लागू है। यदि उसके बावजूद कोई जबरन किसी का धर्मांतरण करवाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। धर्मांतरण के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक ये मुझे लाने का अवसर मिला था और
धर्मांतरण कोई भी किसी का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बिना डीएम को अनुमति लिए, डीएम के संज्ञान के कोई भी इस तरह के धर्मांतरण नहीं कर सकता है, और इसलिए एक सख्त कानून धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के रूप में इस राज्य में लागू है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और मुझे लगता है कि सरकार ने काफ़ी लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की भी है। दून विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी विद्यालय में 25वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय एआई और कोडिंग हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तकनीकी एवं उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा और कुलपति सुरेखा डंगवाल द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत एआई और कोडिंग हैकाथॉन 2025 को 3 चरणों विश्वविद्यालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में तकनीकी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देना है, ताकि वे आधुनिक तकनीक के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोज सकें। विश्वविद्यालय स्तर पर कुल 56 विद्यार्थी 14 टीमों में भाग ले रहे हैं। अपने अभिनव विचारों, कोडिंग कौशल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित परियोजनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रतिभागी बीटेक, एमटेक, बीएससी और एमएससी कार्यक्रमों से हैं। हमारी रजत जयंती स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोग कोडिंग हैकाथॉन कर रहे हैं पूरे स्टेट लेवल में। सारे यूनिवर्सिटी से, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे आएंगे, उन टीमें आएगी, और उन टीमों से फिर जेबीआईटी हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर 48 घंटे लगातार प्रॉब्लम सेट पे काम करके बच्चे अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और उसमें फिर सिलेक्शन होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दून यूनिवर्सिटी का इंटरनल ये हैकाथॉन है, इसमें से 3 टीमें सेलेक्ट की जाएंगी और वो स्टेट लेवल जो हैकाथॉन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे बच्चे यहाँ पर जिन जिन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो बच्चों ने जिस तरह से प्रॉब्लम सेट पे काम कर रहे हैं और जिस दिशा में सोच रहे हैं, इट्स एक्साइटिंग। इसमें काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे से लेकर थर्ड ईयर के बच्चे तक जिस तरह से सोच रहे हैं प्रॉब्लम्स पे, ये उनका डोमेन नहीं है, हेल्थ केयर उनका डोमेन नहीं है, बट दे आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। इट्स एक्साइटिंग। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगरपालिका क्षेत्र से है, जहां आज नगरपालिका प्रशासन ने नगर के मोहल्ला जुलाहान में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। वहीं कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में भीड़ भी दिखाई दी। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने बताया कि आज उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तियां सचिवालय की ओर कूच करने निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अड़िग रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। मानदेय वृद्धि की मांग है सर, और लंबे टाइम से ये मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा चली आ रही है, लेकिन सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। और पिछली बार भी आप सभी यहाँ उपस्थित थे, आपकी मीडिया के माध्यम से भी हमने ये बात रखी थी, लेकिन उस टाइम पे भी मार्च में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यही आश्वासन देके घर भेज दिया था कि हम लोग आपकी मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे उत्तराखंड में सुपरवाइजरों के कई पद खाली हैं, अभी तक ये नियुक्ति हमारा विभाग उसमें नहीं निकाल रहा है। क्या उनकी कमियां हैं या क्या उनमें ऐसी विलम्ब हो रही है कि वो विज्ञप्तियां नहीं निकाल रहे हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।